संगठन वो उन्हें मैंने आपके बारे में बताया था। नरेंद्र पाल सिंह आर्मी से रिटायर थे और वो अभी तैनाती सुरक्षा कर रहे हैं एक प्लांट पे। हाँ। तो लोग हमारी बात पे कम विचार कर रहे हैं। नहीं, आप उनको, यदि आप कहोगे तो विचार नहीं करेंगे। आपको जो है उन सब वीडियो को देखना चाहिए और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसे आइडेंटिफाई कर लिए, ग्रुप में शेयर करिए, राइट। ये काम तो मैं कर रहा हूँ बेसिकली। कम से कम इसके बाद जो है, देखिए, इसके बाद अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठी करिए, राइट। हाँ, वो सही है। आप अपने से बड़ों के बीच में करेंगे तो वो कहेंगे कि आप कौन होते हैं, आपकी औकात क्या है, ठीक है ना। देखिए, एक्चुअली में हम यदि इस दुष्सिस्टम में नहीं होते तो हमारी इतनी कुगति कभी नहीं होती। हाँ, सही है। देखिए, भारत के ऊपर लगातार कुछ मुट्ठी भर लोग जो है आके आक्रमण किए, उन्होंने हत्याएं की, महिलाओं का सील भंग किया, आपके मंदिर तोड़े, मंदिरों को लूटा, उनमें उनको मस्जिदों में कन्वर्ट किया। और चंद मुट्ठी भर लोगों ने, यदि हम लोग एकीकृत होते या एक बार लौटने के बाद अगली बार की तैयारी यदि हम करते तो हमें इस दुर्दशा से कभी नहीं जूझना पड़ता। और एक चीज हमको और समझना पड़ेगी कि 1st सेंचुरी से 11 सेंचुरी तक हम लोग जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर ऑलरेडी थे। हाँ जी। हमारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 33% था। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, OECD का एक रिसर्च वर्क इस बात को कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार, और यही कारण है कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत की ये एक मिनट, ऐसा कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया है और था। नहीं, पर इसके जस्ट मिनट, मैं आपकी बात को ठीक आपको नहीं, अच्छा, पहले आप अपनी बात कर दीजिए, फिर मैं उसको विस्तार करता हूँ। कहते आए हैं और कहते हैं, आप भी कहते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, पर इसके निवासी निर्धन क्यों हैं? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ना तो मैंने कोई गलत तो नहीं पूछा है। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, ठीक है ना। सुनाइए। बिल्कुल। कहानी ये है कि एक शिव भक्त था और वो शिव का अनन्य भक्त था। और वो ऐसे ही गरीबी की हालत में था। तो ऊपर से शिव और पार्वती जो है विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपका इतना अनन्य भक्त इतने कष्ट में है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी चलिए हमारे साथ और उसकी जो है समस्या दूर करिए। उन्होंने कहा, देवी जी, आप नहीं जानती हैं, वो इसी लायक है, उसे अपने कर्मों को भुगतने दीजिए। तो देवी जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, नहीं, ये मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो पार्वती जी के सामने तो शिव जी भी मजबूर थे, तो वो नीचे प्रकट हो गए, वो लोग, दोनों लोग। और उन्होंने उससे कहा कि तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, बस केवल एक ही शर्त है कि तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। तो ये बात, और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर उस शिव भक्त की आंख खुली, तो उसने वो सपना उसको याद आया कि अरे, शिव जी ने ये वरदान दिया है। तो उसने कहा, अरे क्या इस झोपड़ी में है, एक महल होता और महल के ऊपर हम विचरण कर रहे होते तो क्या आनंद आता। तो नीचे से एक ठट करके महल पैदा हो गया। फिर उसने कहा, अरे महल में अकेले घूमने से क्या फायदा है, यदि एक रानी होती तो कुछ और आनंद आता, राइट। हाँ, तो
एक रानी भी आ गई बगल में, ठीक है। हम्म। अब वो फूला नहीं समाया, उसने कहा बगल में देखें, लोगों को दिखाएं तो सही कि अब हम क्या हो गए हैं। तो उसने देखा कि बगल में जो है सबके पास दो दो महल थे और सब लोग दो दो रानियों को जो के साथ भ्रमण कर रहे थे। वो जल के राख हो गया। हाँ। उसने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हे भगवान, आपने दो आंखें दी, हाँ। एक आंख बंद कर दे। हाँ। उसने अभी आगे कहने की जरूरत नहीं कि पड़ोसियों के साथ क्या हुआ होगा। तो दोनों बंद हो गई होंगी। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्वार्थ, अपने ईगो, अपने परिवार, अपने छोटे लाभों को देख रहे हैं। अदरवाइज आप सोने की चिड़िया क्यों थे? क्योंकि आप जो भी उत्पन्न करते थे उसे आप सोने के भाव में बेच पाते थे। हाँ। अभी उल्टा हो रहा है। हाँ। बाहर के लोग कचड़े अपना सोने के भाव में बेचते हैं और जो हाँ। चीज आप सोने के भाव में पैदा कर सकते थे, या तो उसकी हाँ। क्षमता नष्ट कर दी या उसे हाँ। जहर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। तो चाहे वो कृषि का जहर हो। और हम लोग इतने स्वार्थी और दुष्ट लोग हैं कि आप ये देखिए कि वो किसान जो है, जिसको हम अन्न देवता कहते हैं, वो अपने छोटे से लिए तो एक जगह में कहता है कि मैं अपने लिए ऑर्गेनिक गेहूं और ये सब बना लूंगा, हाँ। उगा लूंगा, लेकिन हाँ। बेचने के लिए वो जहर युक्त जो है, केमिकल जहर युक्त फर्टिलाइजर ही और उसको पेस्टिसाइड डाल के खेती कर रहा है। हाँ, ज्यादा पैदावार के लिए। मालूम नहीं उस पैदावार से उसे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा तो फायदा सोचना है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, फसल फेल हो जा रही तो आत्महत्या कर रहा है। हाँ। ऊपर की शर्ट और फट गई है, बनियान भी अब फटने लगी है, तो वो जो सोच रहा है कि उसे फायदा मिल रहा है, उसे कोई फायदा वायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये दुष्टता है। अच्छा, अब आप जो है वही जो है अपने गाय को, बकरियों को, मुर्गियों को, सभी को हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है। उस ठीक है ना। तीसरा, दुष्ट डॉक्टर लोग आपको केमिकल मॉलिक्यूल की दवाइयां दे रहे हैं, जिसके कारण आपके शरीर में जितनी भी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, यदि हम एक केमिकल मॉलिक्यूल की दवाइयां खाना बंद कर दें तो 80% बीमारियां स्वतः विलोपित हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात आप। और यदि 20% वो भी विलोपित हो जाएंगी यदि हम नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक को जो है ना मिक्स वो यूज करेंगे। और जैसे कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करें, सब दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हुए। तो यदि हम अपने अन्न को बिना छाने खाए, अन्न जो है ऑर्गेनिक पैदा करें, हम उसमें जो है जो जीवन को बढ़ाने वाली, दीर्घायु करने वाली औषधियां हैं उनको मिला के खुद भी सेवन करें, और ऐसा जो है एनरिच प्रोडक्ट हम विश्व में भी बेचें, वो भी अपने चैनल के माध्यम से। मतलब एक हम चैन क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि आज भी हम अपने प्रोडक्ट को सोने के भाव में बेच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे हर कण को, हर चीज को खुद रचा है। उसमें हमारी गाय को रचा है तो उसमें अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क दे दिया है। पहाड़ों में और बाकी जगहों पे संजीवनी से लेके विभिन्न तरीके की औषधियां दे दी, विभिन्न तरीके के फल दे दिए हैं। ये इतना गाढ़ा क्यों है? इसका रंग में डिफरेंस क्यों है? थोड़ा थोड़ा डाला, एक ढक्कन केवल। अच्छा, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुदगर्ज हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं। आप ये बताइए कि हम 16 करोड़ लीटर मिल्क पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर मिल्क बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि जितने हमारे मवेशी मिल्क दे रहे हैं उससे 4 गुना मिल्क बाजार में बेचा जा रहा है, टैंकर में बेचा जा रहा है। तो ये एक बड़ी दुष्टतापूर्ण बात है कि नहीं है?
और यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आने वाले 4 साल में रिसर्च वर्क कह रहा है कि हर 3 में से 2 भारतीय जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए कि यदि आपके 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसकी देखरेख के लिए एक आदमी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपकी 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर से जुड़ी विभीषिका से जूझ रही होगी। उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, फिजिकली स्थिति कैसी होगी, आपकी कृषि कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा होगा, आपका सर्विस सेक्टर कैसे काम करेगा? आप कहेंगे कि हमारी सिम बदल दीजिए, वो कह रहा है कि मेरे फादर की जो है ना कीमोथेरापी हो रही है, मैं शाम तक आपको आता हूँ। मतलब, और डॉक्टरों की चांदी होगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसमें कहीं से कहीं तक हो रहा ना, मेरी दिक्कत यहाँ आ रही है, मेरे लिए कोई और दिक्कत रह रही, मैं इस चीज से ना पढ़ू, मैं तो लोगों की मानसिकता से परेशान हूँ। कल आपको मैं नहीं सर सुनो तो आप मानसिकता से परेशान मत होइए, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। न जवाब दे दिए, 1 मिनट की बात। अच्छा, कल मैं गया था, एक दसवां था और हमारे जो संगठन के मुख्य प्रवक्ता है वो साथ में गए थे, तो और बहुत से लोग, तो मैंने वो यही टॉपिक रख दिया आपके वाला ना। तो मैं उनकी बात से एग्री ना आया, मैं मतलब उनके विचार आए वो आपको बता रहा हूँ। मैं 2 चीजों को इसमें कहना चाहूंगा। एक तो चीज ये कहना चाहूंगा कि उनके जो विचार हैं वो उनके अनुभवों के आधार पर है। आज हर व्यक्ति दूध से जला हुआ है, वो छाछ पीने में भी उसे संकोच होता है, उसे भी वो फूंक के पीता है। अरे तो मेरे लिए तो कोई आपके प्रति है और मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे अंदर और ऊर्जा आ जाती है और मैं साहसी हो जाता हूँ, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से यदि वो सीधे बात करेंगे तो उनके ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो वो मैं आपको बताया था, तो वो ये बोले नहीं सुन तो सर, मैं आपकी बात सुनूंगा, पर फिर पता है क्या था, उनने क्या कहा था? बोले वो उनने आपकी बात तो सुनी थी, आपकी बात पे कितना चिंतन करा था, तो मैंने की चिंतन तो हमें पता है कितना करा था कितना नहीं करा था, वो तो हमें पता है, आपको नहीं पता। बोले पता है वो डीजीपी है, तो मैंने है तो डीजीपी। तो कुछ उनके मन की भावनाएं ऐसी थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। देखो ऐसा है कि हर व्यक्ति ये चीज मुझे बड़ी फील हुई। नहीं, आप फील मत होइए, क्योंकि यदि हमारा चरित्र ये नहीं होता तो हम इतना दुख नहीं झेल रहे होते। देखो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ना कहानी तो सुना दी, मतलब वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं में ऐसी भावनाएं हो व्यक्ति की, तो संगठन में क्या जुड़ा व्यक्ति और पदाधिकारी है, वो अपने लाभ को सोच रहा है। सुनो तो सर, वो ये सोच रहा है कि यदि देश अच्छा हो जाएगा तो मुझे क्या लाभ होगा। ये एक मिनट सुनो तो आपको उनका बैकग्राउंड बताऊं। जब इन पर एक ही बकरी है और कौलियाई के निवासी है, और जब इन पर विपत्ति आई थी, आपको बता दें मैं इतना सक्षम नहीं हूँ किसी की पैसे से मदद कर सकूं। अब बहरहाल हाथ पैर से मदद करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ किसी भी व्यक्ति की हो, अन्यथा कोई भी। तो संगठन में जिस टाइम आए थे तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, आपके लिए बताना हूँ। अब वो संगठन की इन्हें कुछ पावर मिल गई है या क्या मिल गई है, तो अब तो जो सीधे मुंह बात तो ना करते हैं, इसलिए मैंने इनकी बात रख दी। मैं ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर देता हूँ अपने मुंह से। नहीं, हमें मैं बिल्कुल निगलेक्ट कर देता हूँ। एक मिनट। कहते हैं कि रस्सी पत्थर के ऊपर आती जाती है तो पत्थर में भी जो है ना निशान पैदा करती है और बाद में बड़े बड़े ग्रुप पैदा कर देती है, ठीक? मुलायम कौन है? रस्सी। पत्थर कितना है? वो मजबूत है। तो इनके कितने भी कठिन अनुभव क्यों ना हो, यदि आप सार्थक और अच्छी बात कह रहे हैं
और अपनी सामर्थ्य से इनको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो देर सवेर इनको जरूर समझ में आ जाएगा। और ये धैर्य रखने के अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हम तो धैर्य ही रखे। आप तो उनकी बात हमने उनकी बात सुन के निगलेक्ट कर दिया। हम उनकी बात को थोड़ा, अब उनकी बात सुनते तो फिर आपसे उस दिन क्यों बात करते, फिर आज फिर क्यों फोन लगाते, फिर क्यों आपसे विचार करते। विचार जो हो रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा आपका, देखिए क्यों करते हैं। और हम जोड़ने का ही कार्य कर रहे हैं। अब तक कम से कम 5,000 लोगों तक आपकी बात मैंने पहुंचाने का काम किया है, ये मुझे पता है। और संवाद भी करवाता हूँ, जो मेरी सही जो व्यक्ति नजर आता है उससे मैं आपका संवाद भी करवा देता हूँ, कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूँ। तो क्यों दे देता हूँ? देखो, एक चीज मैं आपको बड़े बारीकी से बताना चाहूंगा कि ये ट्रेन इस देश की गलत पटरी पे चल रही है। वो तो चल रही है। यदि हमने इसको पहले तो इसकी स्पीड करके इसे रोकना पड़ेगा, और फिर इसको सही पटरी पे डालना पड़ेगा उसका। और वो सही पटरी पे डालने का जो काम है, जिसको रिवर्स करना का जो काम है, जिसको एक लूप लाइन में डाल के जो है ना रिवर्स करना पड़ेगा, वो उस पूरे काम को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग है जो संवैधानिक गड़बड़ियां हैं, राइट। दूसरा भाग है जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया है, उसको पूरी तरह से रिव्यू करके जनोन्मुख बनाया जाए, राइट। और स्वार्थी और बदमाश दोस्त जिन्होंने बिल्कुल पूरे उसको कब्जा कर लिया है, पूरे तंत्र को कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ स्पेसिफिक क्राइम के प्रावधान बनाए जाए। मतलब हमें उन अपराधों को सोचना पड़ेगा जो इन मठाधीशों ने अपने लाभ के लिए जैसे वो लाभ कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और प्रश्रय दे रहे हैं, ऐसे ज्यादा कॉन्क्रीट, संज्ञेय, नॉन अवेलेबल और विथ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ द 7 ईयर, इस तरीके के और कॉन्स्टिट्यूटिव जो सजाएं चलेंगी, ऐसे प्रावधान हमें नियमों में करना होंगे, ठीक है ना। आप किसी भी नियम को उठा के देख लीजिए, जो उसको क्रियान्वित करती है उसको जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सब लोग मिलके क्रियान्वित करते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और वो सब लोग मिलके, ठीक है ना। हर कानून में ये लिखा है कि जो निर्णय लेने वाला है उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो निर्णय लिए हैं उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी ब्यूरोक्रेसी से सभी को लॉर्ड बना दिया, राइट। और हमारे इन राजनेताओं ने उस ब्यूरोक्रेसी को अपने चंगुल में फंसा लिया, राइट। हाँ, बिल्कुल सही है। अब जो ये निर्णय लेने वाले हैं इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनका क्यों बिगड़ेगा। और राजनेताओं के साथ पूरी तरह से साठगांठ हो गई है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। हाँ। अब झेलने वाले गुलाम आप हैं। हाँ। आप जो है, आपके साथ कुछ अन्याय होगा, ये हुक्मरान कुछ गलत निर्णय ले लेंगे, तो उन निर्णयों को ठीक करते करते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आप जो है ना लुट पिट जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको शायद न्याय ना मिले, अगली पीढ़ी को भी मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी ना है, मिलेगा ही ना न्याय। और ये हुक्मरान निर्णय ले ना लें, विलंब से लें, गलत निर्णय लें, घूस खाकर गलत निर्णय लें, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ थॉट नहीं बनाया है। यदि हम इसी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बना दें, टाइम टेबल पे बांध दें और गलत निर्णय के लिए उन्हें अकाउंटेबल बनाएं और उनकी तनख्वाह से कंपनसेशन कटने लगे, और जहां बिल्कुल कनाइवेंस हो, बिल्कुल बदमाशी हो, उसमें संज्ञेय अपराध करके जेल जाने का प्रावधान किया जाए, और उसके लिए अलग से स्वतंत्र व्यवस्था हो। अब जैसे अज्यूम करिए कि पुलिस गड़बड़ी कर रही है और पुलिस अपराध क्यों पंजीयन करेगी। नहीं, वो क्यों कराएगी। तो वो जो है, और यदि आप और कोई संस्था बनाते हैं तो वहां के लोग अपनी चड्डी गांठना करके वो भी जो है व्यवस्था को और ब्यूरोक्रेसी को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, उनकी भी सोच जो है जनता को राहत पहुंचाने की नहीं है, बिल्कुल। तो नेता आपको मूर्ख बना रहा है, वो आपको जानबूझ के गरीब रख रहा है, वो आपको फ्रीवी वोट लेने के लिए
और आपका चरित्र हनन करने के लिए कर रहा है। गरीबी के माध्यम से वो आपके आत्म सम्मान की हत्या कर रहा है। अदरवाइज जो ये फ्रीबी है ये भीख कहलाई ना। भी तो है ये। तो पहले के राजा जब भुखमरी भी होती थी तो वो कहते थे गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, क्योंकि वो और कोई अच्छी बात नहीं सोच पाते थे। मतलब ये उनके दिमाग की हम बैंक्रप्सी कहेंगे कि वो और भी जनहित के अच्छे काम करा लेते, राइट। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक काम तो किया, आपको जो है भीख के तौर पे चीजें नहीं दी, तो आपका जो मेहनत करने का जो आदत है और सम्मान है दोनों बने रहे। आज हम इस रास्ते पे पहुंच गए हैं कि लोग मेहनत करना जो है अपनी तौहीन समझने लगे हैं। यही कारण है किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। हाँ। तो ये सब चीजें जो है एक दिन में पैदा नहीं हुई हैं, इसलिए जो महोदय हैं वो महोदय का जो रिस्पॉन्स आपको जो गलत लग रहा है वो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है। क्योंकि जहां पर थोड़ी सी आशा की केंद्र भी बने तो केजरीवाल जैसे नमूने पैदा हो गए और उन्होंने दुष्टता करके वही सब चीजें की जो ये दुष्ट नेता कर रहे थे। तो एक आशा जो आम पब्लिक में जगी थी केजरीवाल को देख के, वो आशा भी इस दुष्ट ने खत्म कर दी। अब हमें इसलिए दुष्टता ही बदलना पड़ेगी, इंडिविजुअल पे हमें नहीं। हमारा अटैक जो है वो व्यवस्था पे होना पड़ेगा। और ये व्यवस्था बदलाव आप इन हुक्मरानों के, इन दुष्ट नेताओं के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस सिस्टम का लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे एज्यूम करिए आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जब भी किसी पुलिस सुधार की बात की जाती है तो इन नेताओं की रूहें कांप जाती है। क्यों? वो उसको उस कैटेगरी में आए जो जाएंगे। आप ये देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बिंदु में जवाब वो दिया था, और आप हर किसी भी राज्य में चला जाइए, इन दुष्ट नेताओं ने इसका ऐसा नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन किया और ऐसे सब चीजें कर डाली कि आज एक सिपाही भी ऐसा नहीं है जो इनकी मर्जी से पोस्ट ना हो रहा हो। और पोस्ट होना तो छोड़िए, वो तब तक ही रहता है जब तक इनकी मर्जी होती है, और उसकी लॉयल्टी अपने एसपी के साथ ना होके वो इन दुष्ट नेताओं के साथ हो गई है। हाँ बिल्कुल सही। इन दुष्ट नेताओं के जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लोग अरेस्ट नहीं होंगे। और जो लोग जो अरेस्ट होना चाहिए, जिन्हें जेल में होना चाहिए, ये दुष्ट नेता उन्हें अपने चंडाल चौकड़ी का हिस्सा बना रहे हैं और उनका यूज करके वो भय कारित कर रहे हैं। और जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो उनसे जो है ना वो थोड़ी बहुत आपको राहत दिला देते हैं। तो आप इस बात को समझने की बजाय कि आपकी कष्ट की जड़ ये दुष्ट नेता हैं, आप उसको भगवान मानने लग जाते कि देखो इस भले आदमी के कहने से इस एक गुंडा हमें तंग करना बंद कर दिया। मतलब हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता, जो मैं कह रहा हूं अब अकेला वही शेष है, नंबर 1। और वो रास्ता जो है ये जो इट हैज टू कम, ये रास्ता जो है, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं उस प्रक्रिया के माध्यम से ही आ सकता है, राइट। नंबर 1 संविधान में आवश्यक संशोधन, नियम कानून में वो जनोन्मुखी बनाना, और लॉर्डशिप के जो चीजें हैं, जो फालतू के प्रोटेक्शन है उनको खत्म करना, उल्टा उसमें अकाउंटेबिलिटी लाना। तो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, हर कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। फिर जो है इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को मिक्स कर दिया है। आपके जो नेता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाए, ठीक है ना, जो मंत्री हैं वो जाके पार्लियामेंट में बैठ के कानून भी बनाते हैं। कानून में तो वहां पे चर्चा भी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कानून भी ये नहीं बना रहे हैं। तो क्या ये दुष्ट नेता या दुष्ट मंत्री बना रहे हैं? तो शायद वो भी नहीं बना रहे हैं, कोई और लॉ भी बना रही है। तो कुल मिला के आपके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं। कौन बना रहा है, किसका दिमाग काम कर रहा है, यू आर जस्ट एट रिसीविंग एंड। और आपको मूर्ख बना के गरीब रखा जा रहा है। तो यदि हम ओरिजिनल बात पे आए तो चूंकि हमारे संसाधन वही हैं, राइट। कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ नहीं ले गया, कागज आपकी संपत्ति नहीं है, राइट। आप जो भी पैदा करते थे वो कल से पैदा हो सकता था। आपने जो है ना अपनी मिट्टी खराब कर दी, 6 महीने में मिट्टी ठीक हो जाएगी। हम जीवामृत, घन अमृत और इस सबका यूज करके 6 महीने 8 महीने में
उसको पुराने ट्रैक पे ले आएंगे और फिर उसके बाद हम उसको हर 6 महीने में 3 महीने में और इम्प्रूव करके अपनी फसल भी बढ़ा पाएंगे और उसे अमृत तुल्य बना सकते हैं। तो एक क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल है जो कह रहा है कि वो पूरे देश को समृद्ध कर देगा। बिल्कुल जो मॉडल कह रहा है कि चुनाव में खर्च नहीं होगा, राइट, नहीं होगा, गंदे लोग जो है आ ही नहीं पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। कह रहा है कि आपको ये सब चीजें जो है ना ईडी वीडी सीबीआई ईवीआई आपके ऊपर फालतू के रेडवेट करके आपको चोर कहती रहती हैं, सिस्टम आप बनाओ, बदमाशियां आप कराओ और हम चोर साबित हो। अरे भाई हमने आपको चुना है चोर साबित करने के लिए थोड़ी कहना है। तो ये जो टैक्सेशन वैक्सेशन है ये इस कर विहीन टैक्स फ्री भारत संभव है और डेवलपमेंट के लिए मेरी गारंटी है कि आज से 4 गुना पैसा जो है ना मैथिली शरण गुप्त मुहैया कराएंगे। 4 गुना, बराबर नहीं, 4 गुना ज्यादा। बिल्कुल सही बात। और जब हमारी आमदनी 5 गुना 25 गुना 100 गुना बढ़ेगी तो हमारा जो डेवलपमेंट के लिए पैसा भी उसी स्पीड से बल्कि उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। बिल्कुल सही। फिर जो है हमारे हर खेत में जो है ना 4 तरीके के पेड़ होंगे, हर खेत में जो है ना ट्रंचेज होंगी, एक ट्रंच दूसरे खेत से जुड़ी होगी, वो वाटर बॉडी से जुड़ी होगी, पूरे वर्ष भर उसमें एक्वा कल्चर होगा, पानी का लेवल फिर से जो है ना 8 फीट पे आ जाएगा। आपका जो सीवेज है वो आपका सबसे बड़ा संसाधन बन जाएगा क्योंकि हमें अपने उपयोग से केमिकल को गायब करना पड़ेगा। और उसकी जगह हम माइक्रोब्स और बाकी चीजों का यूज करने लगेंगे तो उससे सीएनजी भी पैदा हो जाएगी, उससे सब कुछ पैदा हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही है। तो आपको जो है ना आपको तो ईश्वर ने ऐसा साइकिल दिया है कि हर कोई यूजफुल चीजें पैदा कर रहा है। आपका जो चीज बाहर निकल रही है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो जहां हर चीज रिसोर्स है वो देश जो है ना कृपण कैसे हो सकता है। ये हमारी दुष्टता, हमारी नीतियां हमको जो है ना कृपण बना के रखी हैं। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हमारे मॉडल से बिना शासन के सहयोग के हम इस देश को अमीर बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। केवल नियम कानून संविधान में संशोधन, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करना, जुडिशरी को अकाउंटेबल करना, समय सीमा में जो है ना सब कार्रवाइयां हो, आपका जो है ना बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, 7 दिन में और 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो, 1 महीने में बिना कोर्ट जाए आपका न्याय हो जाए और आपका जो है अपराध होना धीरे धीरे जो है ना डिजिटल चित्रगुप्त के कारण जो है आप जो है अपराध घटित होने के पहले अधिकांश केसेस में रोक पाएंगे। और फिर चूंकि आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर अपराधी की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन है और वो आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, तो वो जो है उन अपराधियों को अपराधी क्यों बना रहने देना रहेगा, तो वो उनको रिहेबिलिटेट कर देगा, तो आप अपराध मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ आप अपराध मुक्त हैं, यहाँ पे आप धनी हो गए हैं, यहाँ पे आप अमृत पैदा कर रहे हैं, फिर आप अमृत के भाव में बेच पा रहे हैं। चारों तरफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जा रहा है, पानी आपका 8 फीट पे आ जा रहा है। आपके जो है ना फ्लड और जो बाढ़ है और सूखा है ये विलोपित हो जाएंगे। ऐसे समृद्धशाली मॉडल के साथ एक व्यक्ति आया है और हम अपनी हठ धर्मता के कारण, अपनी दुष्टता के कारण, अपने महिमा मंडन के कारण इसका यदि लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारी अदूरदस्ता है, हम वो चीज देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने अपनी व्यवस्था का नाम दिया है विराट स्वरूप। और हमारा ये मानना है कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जब तक उसको हम ठीक ढंग से ज्ञान या आंखें नहीं देंगे तो वो कृष्ण की भांति उनके विराट स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। इस पूरी व्यवस्था का हमने नाम ही विराट स्वरूप दिया है। विराट स्वरूप दिया, वो तो बात सही है सर। उसी बात के लेके मैं कुछ चिंतित हो जाता हूँ क्योंकि जो चिंतित मत होइए, धैर्य रखिए। देखिए धैर्य तो मेरे अंदर इतना है, धैर्य तो इतना है मेरे अंदर कि कोई मुझे मार भी दे तब भी मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ, मैं उसका बुरा मानता हूँ। आप तो एक काम करिए, जो आप उसके विचार के लिए मैं बड़ा अफसोस में कि जो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता था वो एक काम देखिए, आप तो एक काम करिए, आपको जो लोग बड़ा मानते हैं, जो लोग आपको बुद्धिमान मानते हैं, जो कि आपके प्रभाव क्षेत्र में है, वहां नुक्कड़ सभाएं करिए, राइट। फिर इसके बाद छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने के बाद लोगों को जोड़ते जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ते जाइए कि अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए उनका, राइट। जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाए
तो एक जगह पे किसी बच्चे को पकड़ के हम डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो वो हमें केवल सुन नहीं पाएंगे बल्कि हमसे वार्तालाप